नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपकी विद्यालय शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिगर ऑफ स्पीच। कल हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको वीडियो अपलोड किया है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके कितने सेक्शन होते हैं और उस सेक्शन के आधार पर किस बेस पे आपको कौन सा जो आपको क्या बोलते हैं इनको फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। कल हमने सिमिली के बारे में पढ़ा था। सिमिली क्या है, सिमिली का यूज कैसे किया जाए और किसी पोएम के अंदर या लाइन सेंटेंस के अंदर सिमिली का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कैसे पहचानते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मेटाफर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटाफर, हाउ कैन वी यूज मेटाफर इन इंग्लिश लिटरेचर, और अब कैसे पहचान सकते हैं कि ये इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं हमारा अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर मेटाफर। लिखिए आप एक, आज का जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। ठीक है, अब आप लिखिए मेटाफर क्या होता है। मेरे पीछे पीछे आप भी लिखते रहिए, मैं आपको समझाते हुए लिख रहा हूं कि मेटाफर क्या होता है। तो देखिए अब आप कि अब आपको मेटाफर समझा रहा हूं। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। लिखिए मेरे पीछे पीछे, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which there is a in which there is a comparison, there is a ठीक है of one things, comparison of one thing इनको ऑब्जेक्ट है, थिंक हम यानी पहला जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूसरे से क्या करते हैं हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ अनोदर, ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंटली देखो, विदाउट यूज ऑफ लाइक, एज और सो। यानी इस मेटाफर के अंदर भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में हम एज, सो और लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इस मेटाफर की महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक है ना, आए समझे, यानी क्या कहते हैं, आए रहे आपके समझ में कि द रिजेंबल्स इज इंप्लाइड, लिखिए अब इसमें क्या है, मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। ये है देखो, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ कंपैरिजन। आया समझे, यानी ये महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे आप देखिए, आप मैं आपको लिखवाना हूं, देखो, मिनिस्टर्स आर द पिलर ऑफ द स्टेट्स। देखिए आप, मिनिस्टर्स आर द पिलर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूं। अब इसके अंदर मिनिस्टर्स हैं, उनकी वो पिलर्स के समान उनको बताया गया, लेकिन इसमें लाइक, एज और सो का प्रयोग नहीं किया गया है। माई लव इज ए रोज, देखिए आप, माई लव इज अ रोज, इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है माई लव इज ए रोज, मेरा प्यार गुलाब है। तो यानी लव को कंपैरिजन किससे किया गया है, रोज से, लेकिन एज और लाइक का प्रयोग
नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें इस सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया हमने, मेटाफर का, ठीक है ना। इस प्रकार आपको देखो लिखिए आप 2-3, इन्फेंसी इज द डाउन ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल लिखिए, इन्फेंसी इज द डाउन ऑफ लाइफ। इन्फेंसी इज द डाउन ऑफ लाइफ। इसके अंदर भी आपको मेटाफर का यूज इस सेंटेंस में बताया गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बता रहा हूं कि मेटाफर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। कि मेटाफर इज द वर्ड, मेटाफर इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक, द वर्ड मेटाफेरो। समझ में आया आपको? ये मेटाफर कहां से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है मेटाफर की उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक से हुई है, ठीक है ना। ग्रीक शब्द है ये, क्या है, METAPHERO, METAPHERO, मेटाफेरो, ये शब्द है जो ग्रीक शब्द है, इससे बनकर के इंग्लिश के अंदर ये मेटाफर हुआ है, ठीक है ना। इन क्या है, विच लिटरेरी मीन्स अ कैरिंग ओवर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटाफोरा, तो क्या हो गया, अ कैरिंग। लिखिए आप भी मेरे बीच पीछे, ओवर, अ कैरिंग ओवर, इसका क्या ये मीनिंग है, मेटाफेरो का मीनिंग है अ कैरिंग ओवर, जिसको हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, अ मेटाफर इज एन implied comparison in a metaphor, the word like as if are not used। आया समझे? तो मेटाफर डिफरेंट फ्रॉम ए सिमिली, यानी सिमिली से क्या है, डिफरेंट होता है, आया समझे, कंपेरिजन होता है, लेकिन द लिटरेरी मीनिंग इज फोल्डेड इन वर्ड। मेटाफर एक्सप्रेस इज नॉट मेरेली इनफॉर्मेटिव बट आल्सो इमोटिव, आया समझे। When men are deeply moved, direct statement fail to convey their feeling। Metaphor may be made with noun, as if lover say she is my queen, with verb say his hopes were shattered, and with adjective say he is a man of iron will। यानी मैं कहने का आप बताना चाहता हूं आपको कि मेटाफर को हम किस किस में यूज ले सकते हैं। मैंने बताया विशेषण के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बताया उदाहरण आपको कौन सा बताया है, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। एडजेक्टिव देखो, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल, ठीक है ना, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। इस प्रकार ये इसमें हमने आपको एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज बताया, तो हम इसको नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सी इज माई क्वीन, ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, और शी इज माई क्वीन, शी इज माई क्वीन, ये है क्वीन एंड नाउन, ये सी के साथ ये है, तो इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन के रूप में। यानी मेरे कहने का मतलब हम इसको नाउन के अंदर, वर्ब के अंदर और एडजेक्टिव के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, देखो, every simile can be compressed with metaphor and every metaphor can be expanded into a simile। दोनों एक दूसरे में, सिमिली मेटाफर बदल सकता है, मेटाफर सिमिली बदल सकता है। यदि सिमिली का यूज करेंगे लाइक ए सो का प्रयोग करेंगे, और मेटाफर का यूज करेंगे तो इन शब्दों का यूज नहीं होगा। जैसे देखो, ही इज अ वर्च्यू ऑफ स्टेट, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज अ ड्रीम। ये जो बता रहा हूं आपको, देखिए, लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी सपना है। तो ये आप क्या बता गया, इसकी जीवन को किसकी उपमा दी गई है, रूपक के रूप में। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, तो उपमा अलंकार भी आपको बता सकता हूं, इसको उपमा देते हैं। क्या करते हैं इसमें, यानी किसी के बारे में जिस प्रकार उपमाएं दी जाती हैं, हिंदी में छंद अलंकार में उपमा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में इसको उपमा को मेटाफर बोला जाता है। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब देखो, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और एग्जाम्पल है, देखिए आप, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी ऊंट को रेगिस्तान के जहाज की उपमा दी गई। यानी जहाज पानी में चलता है, लेकिन रेत के अंदर जो बहुत तेज दौड़ता है वो ऊंट है। तो कैमल इज द, क्या है बताओ आप,
शिप ऑफ डेजर्ट, इसीलिए जो कैमल के लिए बताया गया है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, द न्यूज वॉज द डैगर टू हिज हार्ट। ये जो मैंने आपको बताया है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस, ये जो मैंने आपको समझाया अभी तक, ये मेटाफर से रिलेटेड है। और हमने आपको मेटाफर के बारे में बताया कि किस तरह हम मेटाफर का यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और इंग्लिश में हम इसको किस प्रकार महत्वपूर्ण यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके बाद में ले रहा हूं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसके लिए आप ये लिख लीजिए पहले एग्जाम्पल सहित। अब मैं आपको समझा रहा हूं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। हिंदी में जिस प्रकार हम यूज करते हैं मेटाफर का, सिमिली का और पर्सोनिफिकेशन का, यानी वही व्यंग्य, उपमा, तो मानवीकरण किस प्रकार किया जाता है वो मैं आपको हमारे अगले जो फिगर ऑफ स्पीच में मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये लिख लिया होगा आपने, यानी क्या होता है, समझा, जो कोई भी निर्जीव वस्तु है उसको एज ए जीवित वस्तु के रूप में उसकी तुलना की जाती है, उसको उपमा दी जाती है। तो जीवन से संबंधित पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया जाता है। जिस तरह मानवीय गतिविधियां होती है वो उसी निर्जीव वस्तु को उस सेंटेंस में बिठा करके ये ऐसे आपको एहसास कराया जाता है कि ये वास्तव में जीवित प्राणी की तरह कार्य कर रहा है। तो अगला लिखिए आप फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, जो आपको पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन, जिससे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मानवीकरण, क्या कहते हैं, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन के अंदर लिखिए, पर्सोनिफिकेशन ट्रीट एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज दे वर ह्यूमन। लिखिए आप, पर्सोनिफिकेशन treats abstraction और inanimate objects, आप भी लिखते रहिए, is if they were human। कुछ समझ आया आपका? मतलब ये जो अलंकार है पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, इस प्रकार का जिसमें निर्जीव वस्तुओं को जीवन व व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। वास्तव में एक रूपक अलंकार है, ये एक तरह का मेटाफर का यूज है। लेकिन कभी कभी मानवीकरण को अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विचारों को भी मूर्त मानवीकरण में बताया जा सकता है। जैसे देखो मानव, जैसे देखो, द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने चेहरे में घूंघट डाल दिया। देखो देखिए आप, मून, अब मून चंद्रमा है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसको अंदर कर रहे हैं वेल, देखिए हर फेस, वेल हर फेस, यानी चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल दिया। घूंघट कौन डालता है, ह्यूमन डालता है। तो इसी, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा को ये बताया गया, ठीक। आप देखो, डेथ हैज लाई आईसी हैंड ऑन किंग्स, क्रूर हाथ राजाओं के हाथ राजाओं पर डाल दे। जैसे डेथ, देखो डेथ को अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है, लेज हिज, लिखिए आप आईसी हैंड ऑन किंग्स। देखो डेथ हिज आईसी हैंड, तो डेथ को क्या बताया गया है, मनुष्य के रूप में बताया गया है, और हाथ, यानी इसे बताया गया है मृत्यु अपने क्रूर हाथ राजाओं पर डालती है। तो मून भी निर्जीव वस्तु है और डेथ एक अमूर्त भाव है, लेकिन दोनों का मानवीकरण किया गया है। चंद्रमा को चेहरे में घूंघट से ढकना और मृत्यु द्वारा राजाओं का क्रूर हाथ रखना, ये दोनों ही मानव जाति के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को बताते हैं। अच्छा, इसीलिए चंद्रमा के लिए हर और मृत्यु के लिए हमने हिज, ये मून के लिए हर जो ह्यूमन के लिए किया जाता है, डेथ के लिए हिज
जो ह्यूमन के लिए किया जाता है इनमें यूज किया जाता है। लव इज ब्लाइंड, देखिए लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, प्यार अंधा है। तो ये अंधा, अंधा कौन होता है? इंसान होता है, लेकिन लव को पर्सोनिफिकेशन करके ब्लाइंड का रूप दिया गया है। अब देखो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय है, समझे, किसी का इंतजार नहीं करता है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक द यूजफुल टॉयल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये देखिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर की जो मेटाफर बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है ह्यूमन के रूप में, तो इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आता है। द मून वेल्ड हर फेस मैंने बता दिया, डेथ बता दिया था, और ऑथोरिटी फॉक्स ए डाइंग किंग। थॉमस ग्रे की है एन इलीजी, बहुत ही महत्वपूर्ण है पोएम है, आपको बता रहा हूँ, जिसे उसको अपन क्या कह सकते हैं, कैसी है पोएम, दुख भरी जो घटनाएं होती हैं, दुखांतिका है। और हिप द सेरिन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड इन पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। समझ आ गया आपका। अगला है अपस्ट्रोफ, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पहचाना होगी आपके कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर मानवीकरण किया जाता है। कोई भी जो क्या है ऑब्जेक्ट है, आया समझे, कैसा ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम ह्यूमन की एक्टिविटीज के माध्यम से उसको शो किया जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अगला लिखिए आप, इसी का है अपस्ट्रोफ और कॉन्सेप्ट। अपस्ट्रोफ पहले लिखवा रहा हूं, तो अपस्ट्रोफ लिखिए आप, अपस्ट्रोफ में क्या होता है, जिसे आप जो विराम चिन्ह हम समझते हैं, कोमा लगाते हैं विराम चिन्ह के अंदर, जो हमने पढ़े थे ऐसे, उसमें जो साइन लगाया जाता है उस साइन के हिसाब से अपन उसको पहचान सकते हैं कि इसमें किसका यूज हुआ है। तो अपस्ट्रोफ लिखिए। अगला है फिगर ऑफ स्पीच, अपस्ट्रोफ। अपस्ट्रोफ में क्या होता है, लिखिए आप इसके पे, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। अपस्ट्रोफे लिखिए, इज अ डायरेक्ट एड्रेस एन अपस्ट्रोफे इज ए डायरेक्ट, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे इसकी डेफिनेशन, एड्रेसेस टू ए पर्सन, एड्रेसेस टू अ पर्सन, थिंग और एब्स्ट्रैक्शन, पर्सन, थिंग और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। यानी द पर्सन और थिंग एड्रेसेस नीड नॉट बी प्रेजेंट, द अपस्ट्रोफे टेम्पररी इंटरप्रेट्स द सराउंडिंग डिस्कोर्स। जैसे आप अपस्ट्रोफे कैसे लगाते हैं, ऐसा चिन्ह होता है अपस्ट्रोफे का, ऐसा, उस साइन से हम पता लगा लेंगे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है अपस्ट्रोफे का यूज हुआ है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। द पर्सन और थिंग एड्रेस्ड, लिखिए आप इसे पूरा, द पर्सन और थिंग एड्रेस्ड need not to be present, need not to be present, आप भी लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी द अपस्ट्रोफे टेम्पररी इंटरप्रेट्स द सराउंडिंग डिस्कोर्स, द अपस्ट्रोफे लिखिए, द अपस्ट्रोफे टेम्पररी
TEMPORARY, टेम्पोरली, ठीक है ना। इंटरपर्स, interrupts the surrounding discourse। ये आपको जो पूरा मैंने अपोस्ट्रोफे के बारे में बताया, यानी इसमें क्या बताया गया है कि जैसे आपको जो पर्सन और थिंग है उसको अपोस्ट्रोफे से आप जैसे कर सकते हैं, उसको जैसे ओ सॉलिट्यूड, देखना ओ सॉलिट्यूड। अब देखो वेयर आर दी चार्म्स, देखना वेयर आर दी चार्म्स। अब देखना यहां पे ये जैसे ऐसे साइन बना रहा हूं मैं आपको, ये साइन ऐसे, इस साइन से ओ सॉलिट्यूड है जो पर्सन और थिंग है, तो क्या कर रहा है, एड्रेस किया जा रहा है वेयर आर द चार्म्स, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, जो इंटरप्रेट किया गया है किसके द्वारा, अपोस्ट्रोफे के द्वारा, ठीक है ना। ये अपोस्ट्रोफे जो साइन लगा है, जैसे लाइफ आई नो नॉट व्हाट द आर्ट, देख लाइफ, ये अपोस्ट्रोफे का साइन हो गया ऐसा, आई तो लाइफ के बाद में ये अपोस्ट्रोफे का आ गया, तो लाइफ आई नो नॉट, लाइफ के बाद अपोस्ट्रोफे लगाने बाद क्या लिखा, आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट, व्हाट दो आर्ट। जो ये बताया गया है मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में, ये क्या कहना चाहता है, ये है आई नो नॉट व्हाट द आर्ट, लाइफ जो लाइफ है और इसके बाद अपोस्ट्रोफे का ये साइन लगाया गया है। इस प्रकार इसमें कौन सा फिगर का ऐसा साइन आ जाता है एग्जाम्पल में, लाइफ आई नो व्हाट दो आर्ट, ये साइन देखते आपको पता पड़ना चाहिए कि ये फिगर ऑफ स्पीच जो है अपोस्ट्रोफे का है, ठीक है। ओ डेथ बी नॉट प्राउड, देखना ओ डेथ, ओ डेथ, ये वापिस अपोस्ट्रोफे साइन, बी नॉट प्राउड, ओ डेथ बी नॉट प्राउड, इस पर एक ओ माइटी सीजर डस्ट दो लाई सो लो, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड गे स्टोन, ओ शी टेनिसन की पोएम है, उसके अंदर बताया गया है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, पोएम का नाम भी है, तो ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड गे स्टोन ओ सी, इस प्रकार ओ डेथ ओ लव ओ दो शॉल ऑफ माई शॉल, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके अपोस्ट्रोफे से रिलेटेड है। अगला जो है आपका इसी का महत्वपूर्ण है जो हमने बताया था फिगर ऑफ सिमिलरिटी और लाइकलीनेस पे, वो है कॉन्शियंट। कॉन्शियंट क्या होता है, इसके अंदर आपको पैरेलल दो जो एप्रोप्रिएट डिश सिमिलर, दोनों जो अलग अलग होते हैं लेकिन इनको आपको क्या करना, दोनों को सिमिलर बताया जाता है, ऐसा समझे। यानी एक मेटा देखो बताना चाहता हूं, दोनों जो डिश सिमिलर होते हैं लेकिन उनको क्या बताया जाता है, सिमिलर बताया जाता है। अ कॉन्शियंट इज अ सिमिलर और मेटाफर, यानी सिमिली भी हो सकता है और मेटाफर विच सो इंजेन्युटी यानी cleverness and skill in the elaboration of the comparison or in its unexpectation. A metaphysical conscient compares quite dissimilar things done in a validation of forbidden mourning, compares the separation of lover to the movement of the leg of the compass. In the poem Sunny Rising, Danne compares his beloved to both the इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, यानी कॉन्शियंट होता है उसके अंदर आपको जो डिफरेंट होता है उसको क्या किया जाता है, दोनों को जो होते हैं उनकी सिचुएशन के बारे में पैरेलल बताया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना आपके लिए जो फिगर ऑफ स्पीच था, उसके अंदर आपको क्या क्या बताया गया। अब अगला ले रहे हैं आपके लिए जो हम अगले वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम जो कॉन्सेप्ट डिफरेंस और सरप्राइज से संबंधित इस बेस्ट पे हैं वो कौन कौन से हैं, उनके आपके लिए आपको अगले वाले में जो अगला वीडियो हम लेंगे उसके अंदर आपको समझाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है और अपोस्ट्रोफे और कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हमने आपको आज
विस्तृत हमारा अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर जानकारी दी। आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।